कल 7 अप्रैल को मार्केट धम धम नीचे गिर गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो करीबन 2200 पॉइंट नीचे गिर चुका था, पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि कल मैं चला गया था वृंदावन धाम। वहां जाके मैं आचार्य अनिरुद्ध जी के साथ उनकी पहले मैंने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उनके साथ स्टेज शेयर किया और उनके साथ प्रश्नोत्तरी करी। तो मैं वृंदावन धाम जब जा रहा था तो मैं मार्केट्स को देख रहा था। मार्केट्स खतरनाक तरीके से क्रैश किए जा रही थी। मुझे लोगों के फोन आ रहे थे, मुझे टीवी 9 से फोन आया कि कुछ बाइट दे दो, तो टीवी 9 को भी मैंने कुछ इस पे इंफॉर्मेशन दी। मगर मैंने क्या एक्शन लिया वो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास कुछ 10-12 ईटीएफ्स की एक लिस्ट है। मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला। जो सबसे ज्यादा गिरा था उसको सबसे ज्यादा खरीद लिया। और कल मैंने अपनी शॉपिंग बैग खोली और जम के उसमें सामान डाला। जितना पॉसिबल था, जितना मेरे पास कैश अवेलेबल था, मैंने ऑलमोस्ट सारा उसमें डिप्लॉय कर दिया। क्योंकि मुझे पता था ये ब्लैक मंडे नहीं, ये वंस इन अ टाइम मंडे है। इस तरीके की फॉल हर बार आपको नहीं मिलेगी और यही जो है आपको एक नया इन्वेस्टर बनाती है। मैं बहुत टाइम से फॉल्स देख रहा हूं। मैं 2006 से मार्केट में हूं। मैंने 2008 का क्रैश देखा जब निफ्टी करीबन 65% नीचे गिर चुका था। उसके बाद मैंने देखा 2014-15 में जब मार्केट नीचे गई और रिवाइव करने को उसको काफी टाइम लगा। फिर मैंने 2020 का क्रैश देखा जहां निफ्टी मात्र 3-4 दिन के अंदर करीबन 37% नीचे चली गई थी। उसके बाद मैंने 2020 से लेकर 2025 तक की जर्नी देखी। ये सारी 17-18 साल की जर्नी देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आ गई है कि अब मेरे में इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि जब भी मार्केट क्रैश करेगी तो मैं कुछ ना कुछ ज्यादा माल जरूर खरीदूंगा, क्योंकि यही वो टाइम होता है कि मार्केट इज ऑन सेल। कल लोगों ने मंडे को ब्लैक मंडे बोला और मैंने मंडे को बाइंग मंडे बोला। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि एक्चुअली हुआ क्या था। आज जो है ऑलरेडी 8 तारीख को जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये मार्केट्स रिवाइव कर चुकी हैं। आज जो मार्केट क्लोज हुई है वो ऑलरेडी करीबन 1.5-2% ऊपर जो हम देखेंगे उसके हिसाब से हुई है। यानी कल का काफी हद तक का लॉस मार्केट्स रिकवर कर चुकी है। क्यों करी है, इंडियन मार्केट्स में क्या फर्क पड़ा है, ग्लोबली क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और इस सब के बाद आपको क्या करना चाहिए, कि आपको अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज लेके आया हूं विवरण। पहले ही मंगलवार को ही लेके आ गया, नहीं तो मैं जनरली सैटरडे को लेके आता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि 2 दिन में आपके यहां हाहाकार मच चुका होगा। एक दिन मार्केट क्रैश कर गई और एक दिन मार्केट ऊपर चढ़ गई। तो दोस्तों, मार्केट्स कैसे भी परफॉर्म करें, हमें अपने डिसिप्लिन के साथ अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहना है। आप लोगों में से काफी लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। इस कोर्स पे मैंने आपको फाइनेंशियल मिथ्स क्या होते हैं उसको बस्ट किया है। उसके बाद बजटिंग कैसे करते हैं, रोजमर्रा का खर्चा कैसे मैनेज करते हैं, और उसके बाद अपनी नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कैसे लेनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, इसके बारे में, और फाइनली टैक्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ये करीबन 4 घंटे का मॉड्यूल है। वैसे तो ये कोर्स करीबन 2000 का है, पर आज स्पेशली S499 कूपन लगा के आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं 499 पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कोर्स को अवेल कर चुके हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी चालू कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको मिस आउट ना करें, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड लेके आया। तो आइए वापस चलते हैं कि आज हुआ क्या बाजार में। बाजार में पिछले 2 दिन में क्या हुआ है, क्या न्यूज है, क्या फ्यूचर है, इंडिया के लिए क्या ग्रोथ साइंस है, सब चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मार्केट्स को। तो अगर आज हम देखें तो मार्केट करीबन 1089 पॉइंट्स ऊपर जा चुकी है। कल ये करीबन 2100 पॉइंट गिरी थी, यानी 1000 पॉइंट से ज्यादा तो ये रिकवरी ऑलरेडी ले चुकी है। अगर आप इस चार्ट को भी देखें तो इस चार्ट से आपको क्लियरली समझ आ जाता है कि जब उस दिन लास्ट में मार्केट बंद हुई फ्राइडे को और उसके बाद जब खुली और जब कल क्लोज हुई तो ये करीबन 2271 पॉइंट्स जो है गिर चुकी थी, क्योंकि ये गैप डाउन क्लोजिंग हुई थी। पूरे दिन में अगर आप देखें तो 3900, ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट नीचे गई थी, पर दिन के अंदर अंदर ही उसने करीबन 1800 पॉइंट की रिकवरी मार ली और आज तो उसने बहुत ही कमाल कर दिया। अगर आप उसका टॉप पॉइंट देखें तो टॉप पॉइंट के हिसाब से तो करीबन करीबन हम ऑलरेडी सिर्फ 400-500 पॉइंट नीचे रह गए थे सेंसेक्स में, अगर वो टॉप पॉइंट को रिटेन कर लेता, पर थोड़ा सा उसने करेक्ट किया अपने आप को। तो आज भी जो है हम पिछले क्लोज से, फ्राइडे की क्लोज से करीबन 1100 पॉइंट ही नीचे हैं, जो कि कल हम 2300 पॉइंट के आसपास नीचे हो चुके थे। तो ये क्यों हुआ, आज अचानक से क्या हुआ, मार्केट्स ग्रीन कैसे हो गई, ये आज समझने की कोशिश करते हैं। सेम चीज अगर हम देखें तो निफ्टी पे भी देख सकते हैं। कल निफ्टी करीबन 21800 के लेवल को टच करके आया था और आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी करीबन 22500 पे वापस आ चुका है। ये बीच में वापस 24000 तक पहुंच चुका था, पर 1500 पॉइंट का करेक्शन ये कुछ दिनों में कर चुका है, क्योंकि हमें सबको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ जो है वो हमारे लिए एक खतरनाक न्यूज लेके आएगा। पिछला महीना था जहां निफ्टी ने करीबन 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, पर अगर आप इस महीने देखें तो वो करीबन 4%, 4.2% ऑलरेडी नीचे है। अब देखते हैं, महीना पूरा बचा है तो हमें समझ आएगा कि इस महीने में क्या होगा, पर अभी ये महीना ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है और एक ही कारण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी बता दी है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। आइए देखते हैं बाकी सेक्टर्स का क्या हाल है। तो अगर आज की आप न्यूज देखें तो निफ्टी 50 भी ऊपर है, निफ्टी बैंक भी ऊपर है, निफ्टी मिड कैप जो है काफी तेजी से भागा है,
निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि जो निफ्टी के बाद के 50 कंपनी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखें, उसने बहुत जबरदस्त किया है। मिड कैप 50 देखें, बहुत जबरदस्त किया है। सेक्टोरल इंडेक्सेस में देखें तो ऑटो हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, ये सबने ऑलमोस्ट आज ग्रीन में क्लोज किया है। अगर किसी चीज ने रेड में क्लोज किया तो विक्स ने क्लोज किया। विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये ऑप्शंस के प्लेयर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑप्शंस में जब विक्स बढ़ जाता है तो प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, तो जो लोग सेलर होते हैं वो काफी इंजॉय करते हैं जब प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। पर मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, तो ऑब्वियसली सब लोग इस टाइम पे बाहर रहे तो ज्यादा अच्छा है। मैं अपनी क्लास में भी लोगों को बताता हूं कि भाई इस टाइम पे आपको बाहर रहना है, इस टाइम पे आपको जो है ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर आपकी वजह से हमने पोजीशंस नहीं ली और उस वजह से हम बच गए, नहीं तो शायद हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। आपने क्या किया ऑप्शंस में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस अगर आप देखें तो आज पॉजिटिव में बंद हुए हैं। अगर हम एफआईआई की एक्टिविटी देखें तो एफआईआई में 7 अप्रैल को, क्योंकि 8 का अभी तक डेटा आया नहीं है, 7 अप्रैल को तो घमासान हुआ था। डीआईआई ने माल खरीदा था 12,000 करोड़ का, पर एफआईआई दुकान छोड़ के चला गया था, और जिस वजह से मार्केट्स बहुत तेजी से करेक्ट हुई थी। ग्लोबली मार्केट्स करेक्ट हुई जा रही थी, जापान भी गिर चुका था, बाकी सारे इंडेक्सेस गिर चुके थे, तो ऑटोमेटिकली इंडिया पे भी उसका इंपैक्ट आया था। पर इंडिया तो मतलब मेरे को लगता है कि इंडिया ना पुष्पा हो गया है, भाई झुकेगा नहीं। देखिए मार्केट में क्या हुआ है और मार्केट के क्यों पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण यह था कि मार्केट्स बहुत तेजी से गिरी, तो काफी लोगों ने इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा है। जैसे मैंने बताया कि कल शाम को जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो मैंने जम के शॉपिंग करी थी, बहुत सारी शॉपिंग करी। उसी तरीके से हो सकता है कुछ लोगों ने कल ना करी हो, आज बहुत सारी शॉपिंग करी हो, तो उस वजह से भी मार्केट्स जो है ऊपर गई हैं। अगर दूसरा हम कारण देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग कारण है कि रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट काफी स्ट्रेंथन हुआ है। अब इतने बड़े फॉल के बाद भी रुपी सिर्फ 7 पैसा नीचे गिरा था डॉलर के अगेंस्ट, तो रुपी एक स्ट्रांग हो रहा है। रुपी के स्ट्रांग होने का कारण एक और बन के आ रहा है, वो है क्रूड ऑयल। तो अगर मैं क्रूड ऑयल के बारे में आपको न्यूज दूं तो आप ये अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कुड सिंक बिलो $40, $40 से नीचे जा सकता है क्रूड ऑयल जो एक्सट्रीम कंडीशंस में, और अभी करीबन ये $68 है। आप ये याद रखिए, इंडिया जो है ना एक क्रूड इंपोर्टिंग नेशन है, यानी कि हम बाहर से क्रूड इंपोर्ट करते हैं, और जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज जाता है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। तो जितना क्रूड ऑयल सस्ता होगा उतना भारत देश के लिए जनरली बेटर होता है, क्योंकि हमारे को सस्ते में क्रूड मिलेगा, हमारा कम डॉलर जाएगा, उतने ही डॉलर में ज्यादा क्रूड हमारे पास आ जाएगा। तो क्रूड कम होने की वजह से भी एक बहुत अच्छा कारण देखा जा रहा है, जिस वजह से भारतीय इकोनॉमी जो है वो बेटर कर सकती है। तीसरा, सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर आप इमर्जिंग नेशंस को देखें, जैसे चाइना, ताइवान, ये सब जो पूरा इमर्जिंग नेशंस का हब है, वहां पे जो है इंडिया उन सबसे बेटर पोजीशन में इस टाइम पे है, और जिस वजह से इंडिया पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा आप देख रहे हैं कि मार्केट टूटने नहीं दे रही, और वो लेवल करीबन 22,000 है। ठीक है, कल थोड़ा टेस्ट किया, 21,800 तक होके आया, बट वो 22,000 का जो लेवल है ना वो तोड़ने नहीं दे रहा है। वहां पे पुष्पा बन गए वापस, भाई झुकेगा नहीं। लगता है मैंने पुष्पा बहुत बार देख लिया, मैं बार बार उसका रेफरेंस ले रहा हूं। आपको कौन सी मूवी पसंद है साउथ की, मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बट इमर्जिंग मार्केट जो है वो अच्छी इंडिया में जो है इमर्जिंग मार्केट्स के सेक्शन में अच्छी दिख रही है, जिस वजह से एक पर्टिकुलर लेवल को ये बार बार नहीं तोड़ रहा है, और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वहां पे 22,000 का लेवल बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो आइए और आगे समझते हैं। जो एक और अच्छी चीज हुई है कि देखिए इंडिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रोएक्टिव कंट्री हो चुका है। प्रोएक्टिव कंट्री का मतलब यह है कि अब वो समझ जाता है कि भाई अगर कोई मार्केट में ऑलरेडी कुछ होने वाला है तो पहले से जाके वहां पे सेटिंग बैठा लो। तो जैसे इंडिया ने यूएस के साथ सेटिंग बैठा ली। अच्छा, क्या सेटिंग बैठा ली वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने एक दूसरे के साथ बैठक करी है, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से वो अपने ट्रेड अग्रीमेंट्स को फाइनलाइज करेंगे, और ये कहा है कि वो अग्री कर लेंगे फॉल ऑफ 2025, यानी कि अगले कुछ महीनों के अंदर ये अपने ट्रेड अग्रीमेंट्स को फाइनल कर लेंगे। जब ये ट्रेड अग्रीमेंट्स को फाइनल कर लेंगे ना, तो उसके बाद इंडिया और यूएस की स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी हमारे को, और मुझे लगता है कि एक लीडरशिप लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी जी की एक अच्छी इक्वेशन है, जिसका हमें फायदा पहले भी मिल चुका है, काफी कम हम पे टैरिफ लगाया गया, वर्सेस मेरे को लगता है और भी फायदा मिलेगा। तो ये एक प्रोएक्टिव स्टैंड है इंडिया का, जिस वजह से इंडिया का ट्रेड वॉर में शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगर आप दूसरे कंट्रीज देखें तो वो ऑलरेडी झुकना चालू हो गए हैं। कौन सी कंट्रीज की बात कर रहा हूं वो बताता हूं। ये देखिए, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ताइवान प्लेजेस मोर यूएस इन्वेस्टमेंट, एम्स टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स आफ्टर ट्रंप टैरिफ्स, यानी कि वो कह रहा है कि हम ट्रेड बैरियर्स हटा देंगे, हम अपना जो टैरिफ है वो कम कर देंगे, हमें चाहिए कि यूएस हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करे। और इसी के साथ साथ वियतनाम ने भी बोल दिया कि भाई वो भी ड्रॉप करने को तैयार है जो यूएस इंपोर्ट्स पे उसने टैरिफ लगाए हैं, और वो डाइंग टू मेक अ डील है, यानी कि वो बहुत उत्सुक हैं कि वो फटाफट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी डील कर लें। और यही इस आर्टिकल में बोला है, आर ट्रम्प्स टैरिफ वर्किंग, वियतनाम ताइवान ऑफर जीरो ड्यूटी ऑन यूएस इंपोर्ट्स, यानी कि अब ताइवान और वियतनाम बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारे को जीरो ड्यूटी कर दो, क्योंकि इनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने करीबन 46% के आसपास की ड्यूटी लगा दी है। तो इंडिया को अगर आप देखें तो वो मैन टू मैन बात कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। चाइना दम दिखा रहा है,
तूने मेरे पे टैरिफ लगाया तो मैं भी तेरे पे टैरिफ लगाऊंगा, मैं भी 34% का टैरिफ लगा दूंगा। तो वहां वहां वॉर है, क्योंकि वो भी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। इंडिया बहुत डिप्लोमेटिकली खेल रहा है, और वियतनाम और छोटे नेशंस जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, अरे यार भाई साहब मान लो मेरी बात, मान लो, मैंने तो ऐसे ही बोला था, अभी प्लीज ठीक है मैं जीरो करने को तैयार हूं, एंड दे आर डाइंग टू मेक अ डील, यानी कि वो डील करने को तैयार है। प्रशांत खेमका जो व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर हैं, वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वी कुड ऑलरेडी बी सीइंग अ ट्रम्प बॉटम, यानी कि वही जो मैं बात कह रहा हूं कि 22,000 जो है ना वो ट्रम्प बॉटम लग रहा है, यानी कि जो इंपैक्ट आना था, जो मारा पीटी होनी थी, मोटा मोटी हो चुकी है। एक दिन का गिरावट थी जो गिर गई, मार्केट वापस राइज भी कर गई। जो लोग मेरे को कल फोन कर कह रहे थे सर हाय 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 हाय, वो आज कह रहे हैं कि सर कौन सा मिड कैप ले लूं, कौन सा स्टॉक स्मॉल कैप ले लूं, कौन सा स्टॉक ले लूं। देखिए जब जब भी आप मार्केट ऊपर जाएगी और खरीदने का डिसीजन लेंगे, आप पैसा नहीं बना सकते। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट जब गिरती है तो अपना झोला खोलो और उसी में से शॉपिंग करो। कल मैंने बहुत शॉपिंग करी है, मतलब इतनी शॉपिंग कर दी, मेरे पास उतना बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, तो मैंने कुछ प्लेज करके शॉपिंग कर ली। अब क्यों करी मुझे पता है कि हो सकता था इसके बाद 4-5% और नीचे जाता, पर 4-5% से कितना नीचे जाता। तो अगर मैंने उस पर 10 लाख रुपए लगा दिए तो मैं 50,000 का रिस्क ले रहा हूं, पर वो पॉसिबल है कि वो 10 लाख रुपए कुछ सालों में जाके वो 20 लाख रुपए हो सकता है। तो 50,000 का रिस्क, ठीक है, 5% का रिस्क वर्सेस 2 टाइम्स का रेवेन्यू, में क्यों नहीं खेलूंगा। और यही रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा हर पॉइंट पे समझते रहना पड़ेगा। और अगर आपको ये सब नहीं समझता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत सिर्फ अपने एसआईपीस करते रहिए। और कोई भी एसआईपी जब आप करते हैं, इक्विटी फंड में करते हैं, चाहे आप लार्ज कैप में करें, मिड कैप में, स्मॉल कैप में करें, मिनिमम 7 से 8 साल की अवधि रखें। तब तक आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी। काफी प्राइम मार्केट जो है ऊपर नीचे होती है। मेरे काफी फंड्स थे जिन्होंने 3-4 साल तक मुझे कोई रिटर्न नहीं दिया, और अचानक से 2 साल के अंदर इतना रिटर्न दे दिया जो लोगों को शायद 10-10 साल में नहीं मिलता। तो एफडी में जब आप 5-5, 10-10 साल वेट करने को तैयार हो, तो थोड़ा स्टॉक मार्केट पे टाइम लगा लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप डेस्परेट हो गए, आपको 2 साल में पैसा चाहिए और आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, तो फिर भगवान आपका मालिक है भाई, आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में बताऊं कि कौन सी एज वाले को कितना पैसा कौन से फंड में डालना चाहिए, किस गोल के हिसाब से, तो नीचे आप प्लानिंग लिख दो, मैं आपके लिए उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 5,000 कमेंट्स चाहिए, उससे नीचे काम नहीं चलेगा। वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन बैठ के आपके लिए कंपाइल करता हूं, डिस्कस करता हूं, समझाता हूं, ताकि आपका कन्विक्शन बना रहे। बहुत सारे लोग वैसे कमेंट करते हैं मुझे कि सर आपके बोलने के बाद कन्विक्शन बनाए, पर मैं चाहता हूं ये मैसेज और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, 22% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया, बाकी लोग क्यों नहीं करते मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो फटाफट करो। तो दोस्तों फाइनल है, इंडिया का स्टैंड आपको समझ आ गया है, इंडिया की स्ट्रेंथ आपको समझ आ गई है यूएस के कंपैरिजन में। इंडिया को क्या बेनिफिट हो रहा है क्रूड ऑयल की वजह से, वो आपको समझ आ गया है। ओनली रिस्क मुझे ये लगता है कि अगर यूएस में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो इंडिया काफी कनेक्टेड है, क्योंकि इंडिया वहां पे सॉफ्टवेयर का भी एक्सपोर्ट करता है, और इसलिए हमने कल टीसीएस इन्फोसिस को बहुत भारी तरह से करेक्ट होते हुए देखा। पर मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रीज और कंपनीज ना चीजों को फिगर आउट करना जानती हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, मुझसे अभी बात मत करो, अभी मत पूछो, मैं आराम से इस चीज का सोल्यूशन आपको लाके दूंगा। तो यानी कि सोल्यूशन पे काम होगा। ट्रंप ने अभी थोड़ा धमकाया है, क्योंकि उनकी भी नीति है अमेरिका फर्स्ट की। इंडिया मेरे को लगता है बहुत अच्छे प्लेन पे है, चाइना थोड़ा लड़ाई के मोड में, और बाकी कंट्रीज थोड़ा रिक्वेस्ट के मोड में। तो आपको क्या लगता है, इंडिया का स्टैंड ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो। फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर अभी तक कोर्स नहीं लिया तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए और कोर्स अवेल कीजिए। क्यूआर कोड है, उसको भी स्कैन करके आप कर सकते हैं। अपनी जर्नी स्टार्ट करिए फाइनेंशियल प्लानिंग की, लर्निंग पे इन्वेस्ट जरूर कीजिए ताकि आपकी भी ग्रोथ होती रहे। इन वीडियोस को देख के आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और मैं और वीडियोस इस तरीके के लेके आऊं। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कौन से तरह के फंड्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, मोमेंटम फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, मोमेंटम लिख दो, क्योंकि काफी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक अलग वीडियो सीरीज में बना दूंगा। और मैं बहुत जल्द आपके लिए एक म्यूचुअल फंड और ईटीएफ पे मास्टर क्लास लेके आने वाला हूं। आप भी चाहते हो मैं मास्टर क्लास लेके आऊं तो एमएफ ईटीएफ लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा। प्लेलिस्ट जरूर देखना, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सिखा चुका हूं और सिखाता रह रहा हूं। तो अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।